चल आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आया। कंटिजेंसी क्या है वो मैं आपको सब आगे समझाऊं। अब बात करते हैं बेटा स्टेज 2 एस्टीमेट पर। स्टेज 2 एस्टीमेट कैसे बनाया जाता है? स्टेज 2 एस्टीमेट समझना ध्यान से बेटा, ये दो प्रोसेस में बनता है। इसकी दो स्टेप्स होती है। एक होती स्टेप्स 1, सुनना ध्यान से। इस पहली स्टेप को बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज। मेजरमेंट ऑफ, इसका नाम है स्टेप का, क्वांटिटीज। ठीक है। और जो दूसरी स्टेप है, सुनो ध्यान से, उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। इतना समझ में आया? दूसरी स्टेप का नाम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी को समझते हैं। ये किससे करते हैं? इसमें करना क्या होता है? ठीक, इसमें करते क्या है वो समझना। मेजरमेंट ऑफ, मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। क्वांटिटीज ऑब्लिक आइटम्स ऑब्लिक वर्क इन ए प्रोजेक्ट। भावनाओं को समझेंगे सभी लोग। किसी प्रोजेक्ट में जितने भी अलग अलग कार्य इन्वॉल्व हैं, वर्क या आइटम या जो भी चीजें, आइटम या वर्क, उनकी क्वांटिटी मेजर करना। ब्रिक वर्क कितना होगा, आर्थोवेक एक्सकेवेशन कितना होगा, प्लास्टरिंग वर्क कितना होगा, डीपीसी कितना होगा, ये सब निकालना। क्या सभी को इतना समझ में आ रहा है यहां तक? ये है आपका मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। और इसमें बड़ा जैसे 1 घंटा होता है ना, बोल देगा मैं क्लास बंद कर दूंगा। बट ऐसा नहीं कि तुम लोग बीच में क्लास में चले जाओ। 1 घंटा बोल देना मैं चुपचाप चले जाऊंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। इसकी जो टेबल बनती है, इसमें यहां पर होता है सीरियल नंबर, उसके बाद यहां पर होता है डिस्क्रिप्शन। अभी छोटा लिखना पड़ेगा तो ये पीछे ना पड़ेगा तो इसको बड़ा लिखो। डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स, ठीक है। फिर अगला कॉलम आएगा, फिर एक और आता है, फिर एक और आता है, फिर एक और आता है, उसके बाद फिर एक और आता है और फिर क्लास होता है। यहां पर आता है नंबर, फिर आता है लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी, और यहां पर आ जाता है रिमार्क। रिमार्क जो होता है वो क्रॉस चेक पर्पस के लिए होता है। किस पर्पस के लिए? क्रॉस चेक। ये पूछते हैं एग्जाम में कि रिमार्क का पर्पस क्या होता है। जो आपके हायर अथॉरिटी हैं वो चेक करते हैं कि आपने सारी चीज सही करी या नहीं करी। सभी को इतना समझ में आ गया? डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी। ये जो मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी है ये हम कहां पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 3। और इसको करने का जो तरीका होता है वो होता है लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड और सेंटर लाइन मेथड से ये टेबल बनती है। सभी को इतना समझ में आ गया? यहां पर अलग अलग आइटम्स हम मेंशन करते हैं। ठीक, ये क्वांटिटी आ गई। अब आ गई, अब एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट की जो टेबल बनती है इसको एक बार समझिए। इस टेबल में क्या होता है? यहां पर आता है सीरियल नंबर, राइट। यहां पर आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम या पर्टिकुलर ऑफ आइटम। यहां पर आता है नंबर, सॉरी, इसके बाद यहां पर आएगा यूनिट्स। जिस यूनिट में आप उसको मेजर किए, क्यूबिक मीटर, मीटर स्क्वायर, केजी, जो भी यूनिट है आपकी, केजी, नंबर, वो सब यहां पर। उसके बाद फिर उसका रेट आएगा जो एसओआर से मालूम चलता है, प्रिवेलिंग रेट।
और उसके बाद फिर यहां पर हम लिखेंगे क्वांटिटी जो हमने यहां पर कैलकुलेट करी। ठीक स्टेप 1 में जो हमने कैलकुलेट करी वो हम यहां पर लिख देंगे। फिर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हमें क्या आ जाएगा, कॉस्ट। समझ में आया सभी को इतना? यहां पर ही जो आएगा फाइनल, इस सबका हम सम कर देंगे। समझना सभी लोग ध्यान से। अगर मैं इसका सम करूंगा तो क्या आप मानते हैं, ये फाइनल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर आ जाएगा, हाई ना? ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास फाइनल सम करने पर एक्स रुपीस। क्या सभी को इतना क्लियर है? पहले ये बता। ठीक है, अब फटाफट इसको नोट कर लो जल्दी से। समझ में आ गया स्टेप 1? स्टेप 2 धीरे धीरे पूरा समझाते भी गया। हाँ, इसको नोट कर लो जल्दी फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी खत्म नहीं हुआ है ना स्टेज 2, अभी आगे बता रहा हूं 2 मिनट। आप पहले नोट कर लो। कर लिया सभी ने नोट? यूनिट वाले कॉलम की उसमें जरूरत नहीं है, वो मेंशन कर सकते हैं वहां से। वहां पे यूनिट की उसमें जरूरत नहीं पड़ती भाई। जिसमें नंबर आना है वहां पे लेंथ विड्थ हाइट में डैश छोड़ देंगे, और जहां पर स्क्वायर मीटर में करना है वहां पर लेंथ और विड्थ में रखेंगे, हाइट में डैश छोड़ देंगे। बताया था ना, वो डैश कर देते हैं हम वहां पर। चलिए, तो यहां पर जो एस्टिमेट कॉस्ट आती है वो अभी स्टेप 2 के बाद में जो आई वो वाली नहीं है। शिवम मिश्रा, वो वाले सवाल मत पढ़े। सॉरी सर, मैसेज नहीं किया, दयाशंकर क्लास में है। तो दयाशंकर है कौन? विक्रम सिंह दयाशंकर है क्या? विक्रम, तुम दयाशंकर हो? भाई HMN, अरे हाँ, मतलब कंफर्म तो तुम हो? हाँ, तो दयाशंकर तुमने उस दिन बोला कि सर आप नोट करो, तो मैं नोट करवा तो रहा हूं। आप बताओ ना, आपको जरूरत ही नहीं कुछ नोट देखने की। नहीं, 5 से 10%। ठीक, अब यहां पर देखो आगे। अब जो हमारी फाइनल एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी वो क्या होगी वो समझना। ये जो आपका एक्स रुपीज आया, ये तो आपका रिसोर्सेस का कॉस्ट है, राइट? अब इसमें कुछ चीजें जोड़ी जाएंगी। क्या क्या चीज जोड़ेंगे वो समझना। अब इसमें जोड़ेंगे कंटीजेंसीज। क्या जोड़ेंगे? कंटीजेंसीज। उसके बाद साथ में इसमें जोड़ा जाएगा वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट। ठीक, अगला इसमें जोड़ा जाएगा लमसम चार्जेस या लमसम कॉस्ट, प्लस इसमें जोड़ा जाएगा वाटर चार्जेस, और साथ में इसमें जोड़ा जाएगा कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्टर को ये सारे पैसे एक बार में नहीं दिए जाते। अरे तुम लोग पढ़ लो पहले यार, नौगांव वाले सत्यम हो क्या हो, पहले समझ लो। इतना समझ में आएगा? कंटीजेंसी कितनी लेते हैं? कंटीजेंसी जो यहां पे लेते हैं वो 3 से 5% लेते हैं ऑफ एक्स। कितना लेंगे? 3 से 5% ऑफ एक्स। सभी को समझ में आया?
वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट जो होता है वो 1.5 से 2% होता है ऑफ एक्स। ठीक, लमसम कॉस्ट कितनी होता है वो आगे बताऊंगा। वाटर चार्जेस जो होता है वो 1 से 1.5% होता है ऑफ एक्स। कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर 3 से 5 कंटीजेंसी, 5 से 10 उसमें है। वर्क चार्ज 1 से 2, इसमें 1 से 1.5 वाटर चार्जेस। लमसम कॉस्ट आगे बताऊंगा। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो है वो 10 से 15% होता है ऑफ एक्स। समझ में आया क्या बोला? ठीक, इतना पहले आप ये नोट करो। अब बेटा जितने भी ये पैसे बनते हैं, ये वाले जो पैसे हैं कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट के, ये तो उसके पैसे हैं कॉन्ट्रैक्टर के, ये तो उसको मिलते रहेंगे टाइम टाइम पे। ठीक, ये जो पैसे हैं, ये पैसे उसको कैसे मिलते हैं कि जब भी वो सप्लायर से कोई भी सामान लेगा तो उसका बिल बनवाएगा। अब अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास खुद के पास पैसे हैं तो वो सप्लायर को समय पैसे दे दे और उसका बिल बनवा ले। और बिल जब वो लगाते जाएगा तो जो हमारा कंपिटेंट डिपार्टमेंट था, जैसे बताया था ना केलान बन रही तो इरिगेशन डिपार्टमेंट, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो जेई लोग हैं वो लोग उस बिल को लेंगे, बिल कलेक्ट करेंगे। जैसे आप लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो उसको देखरेख कर रहा है उस प्रोजेक्ट की, वो बिल देखेंगे, सब कुछ चेक करेंगे, काम कितना हो प्रॉपर क्वालिटी चेक करेंगे, फिर बिल को पास करेंगे। तो इस तरह से पैसा रिलीज होता है। समझ में आया क्या बोला? आपने ये भी सुना होगा कई बार कॉन्ट्रैक्ट चालू होने से पहले या कंस्ट्रक्शन चालू होने से पहले सरकार थोड़ा बहुत कुछ पैसा कॉन्ट्रैक्टर को स्टार्टिंग में एडवांस के रूप में देती। वो भी बताऊंगा पर वो आगे समझ में आएगा, अभी वो नहीं बताऊंगा। सभी को इतना क्लियर है? वो बाद में बताऊंगा। क्या इतना क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आया? अभी इतना आप समझो, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को जो पैसे हैं वो अलग अलग फेजेस में मिलते जाते हैं। जैसे जैसे वो बिल लगाएगा उसको पैसे मिलते जाएंगे। अब वो ये भी कर सकता है कि वो सप्लायर से बात कर ले कि तू सामान दे दे उधारी पे, बिल बना दे, और जैसे ही पैसा आएगा वो सप्लायर को पास कर देगा, थोड़ा बहुत वो रख लेगा। इस तरह से वो जो डिटेल सारी बातें हैं वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 3 के अंदर। सभी को इतना क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसमें हमें जो टर्म समझनी है वो कौन कौन सी है? कंटीजेंसीज, वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट। देखो वाटर चार्ज क्या, पानी का चार्ज है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट में समझाने वाली कोई बात नहीं। ये 3 चीज मेरे को आपको समझानी। कंटीजेंसी जो हमने उसमें भी कंसीडर किया था, आपको ये ध्यान दे दिया, ये समझ में आ गया वर्क चार्ज कितना लेना, 1.5 से 2। वाटर चार्ज कितना लेना, 1 से 1.5। कंटीजेंसी स्टेज 1 में कितनी लेनी है, 5 से 10, और इसमें कितनी लेनी, 3 से 5। सभी में सेम होगा। काम अगर अकॉर्डिंग डिमांड नहीं हुआ तो पैसे रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। पैसे भी आप पैसे कौन से रोकते हो? पैसे जो ये वाले ये तो रोकते हैं, उससे दूसरा काम करवाते हैं, उसको ठीक करवाते हैं। साथ में आपको आगे पढ़ाऊंगा सिक्योरिटी डिपॉजिट या अर्नेस्ट मनी। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वो उससे खत्म हो जाती है, और वो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग का 8 से 10% होती है। तो अगर ये आप प्रूफ कर दिए कि कॉन्ट्रैक्टर ने अच्छे से काम नहीं करा एज पर योर डिमांड, और पूरे टाइम ही उसने ऐसा करा है, क्वालिटी पूरी बिगाड़ दी है, तो 8 से 10% पैसे आप जो पहले से आपको जमा करके रखता है एसडी, वो एसडी आप लेस कर सकते हैं। इतना आपके पास में राइट होता है। बट मेरा कहने का मतलब आपके जो सवाल होंगे मैं सबका जवाब दे सकता हूं, क्योंकि इतना मुझे क्वांटिटी सर्विंग कॉस्टिंग के बारे में आता है। बट हमें ऐसा करना क्यों? आपने जो सारी चीजें ये सुनी है, देखी है आपके पिताजी से या भाई से, या आपने खुद में थोड़ा बहुत सुना है, ये सब हमें क्यों करना है मुझे बता। मुझे दिक्कत नहीं, आप सवाल पूछो मैं जवाब दे दूंगा, मुझे पूरा पता है। बट एक बात समझो, ऐसे में फ्लो बिगड़ेगा। हर चीज इस धरती पर एक सही समय पर आई, आपको कई बार समझा चुका हूं। आप भी किसी निश्चित तय वेग पर भगवान ने आपको धरती पर कदम रखवाया, तो मेरे लेक्चर के अंदर भी वो चीज समय पे आ जाएगी।
सभी को समझ में आए? हर चीज सिस्टमेटिक जगह पर बैठी है, तो ऐसे में बाकी का फ्लो टूटेगा और आपका भी टूटेगा। आप सेटिस्फाई तो हो जाओगे, अच्छा हाँ 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 ये वाली बात सही में सही बोली, चलो हाँ 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 ये वाली बात सही, समझ में आए? बट इससे फ्लो बिगड़ेगा। सस्पेंस जरूरी होना चाहिए। आपने देखा होगा बाकी सब लोग जब पढ़ाते हैं और मेरे पढ़ाने में से यही बात का डिफरेंस है। मुझे नहीं पता कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है, बट मेरा पढ़ाने का और बाकी का पढ़ाने का मैं बस यही डिफरेंस मैं मेंटेन करता हूं कि देयर शुड बी सम सस्पेंस इन दी क्लास। मैं सब अभी खोल दूंगा, अभी बोल दूंगा, बाकी सब भी पढ़ते हैं अच्छा ये क्वालिटी प्रॉपर्टी होता है, फिर उसमें ये होता है, फिर वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और फिर ओवरहेड सुपरविजन चार्ज, ऐसे नहीं होता। सस्पेंस होना चाहिए। इन सब एक्स्ट्रा चार्ज को मिलाकर कोई नाम नहीं कर बेटा, कोई नाम नहीं है ऐसा, होता तो मैं आपको बताता, इतना तो बता रहा, कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं, होता तो नाम बताता। मन से सवाल मत क्रिएट करो कि कोई स्पेशल नाम है, क्यों नाम, कहां से बातें दिमाग में, क्योंकि हम दिमाग लगा रहे हैं बेवजह का कि ऐसा कोई स्पेशल नाम हो सकता है, नहीं हो सकता। क्लियर है इतना? अरे इग्नोर नहीं करना, मैं तो एक बात बता रहा। चल मैं एक बात बता रहा हूं, इग्नोर इग्नोर या आगे बढ़ो प्लीज, मुझे भी पता है कब आगे बढ़ना है। सभी को इतना समझ में आया यहाँ तक क्लियर? अब सबसे पहले समझते हैं हम कंटीजेंसी, इसको आप लिखिएगा। कंटीजेंसी क्या होता है? कंटीजेंसीज ऐसा कोई भी चीज की, घटना की कॉस्ट हो सकती है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो होने वाली है बट हमें पहले से पता नहीं हो सकता, नहीं होता है, जैसे हम इसको बोल सकते हैं अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर्स। मतलब कि सपोज मान लो शादी होने वाली थी और पिताजी ने पूरे पैसे गिन रखे थे कि 8 लाख रुपए शादी में खर्च होंगे, लड़की की शादी थी, पिताजी ने पूरा अनुमान लगा रखा था, एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये खुदा में खास्ता वाली कॉस्टिंग होती है, इट इज ए कॉस्ट ऑफ द अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर्स, जो हमें पहले से पता नहीं होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब शादी हुई तो जिस दिन शादी थी, जिस दिन मंडप पे फेरे होने वाले थे, उसके 10 मिनट पहले दुल्हन भाग गई। 10 मिनट पहले क्या हुआ, दुल्हन भाग गई। अब दुल्हन भाग गई तो 8 लाख रुपए जो लगने थे सो तो लगे, बट फिर दुल्हन को ढूंढने के लिए और खर्चा करना पड़ गया। दूसरे शहर में बस में वो चली गई थी, फिर वहां से उसको पिताजी लेके आए, तो उसको लाने में फिर समझाने में 2 लाख रुपए और लग गए। एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ, उसको कहीं भी रिलेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे टोटल अब उनके एक्चुअल में कितने लगे, 10,32,000 रुपए कुछ, ये एक्चुअल लगे, बट ये पहले से बता दें क्या, नहीं पता। ऐसे कॉस्ट को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर। क्या सभी को इतना समझ में आया है? एग्जाम्पल पे नहीं जाना है, फिर मैंने बोला, तो अगर दुल्हन भाग जाए तो जो खर्चा आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंटीजेंसीज। क्या सभी को इतना क्लियर है? ये वर्ड से लिख सकते हैं सिर्फ इसको एक, ठीक है। और जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं जैसे दयाशंकर, वो यहां पर लिखे बच्चे, ज्ञान प्रकाश आप भी, कि ऐसे खर्चे जो हमें पहले से नहीं पता, ठीक है सभी लोग, ऐसे खर्चे जो हमें पहले से नहीं पता, सभी ने कर लिया था नोट? आकस्मिक वे, अकस्मात वे, आगे बढ़े, ठीक है। इसकी वैल्यू स्टेज 1 में कितनी ली जाती है, 5 से 10% ऑफ एक्स, और स्टेज 2 में इसकी वैल्यू कितनी ली जाती है, 3 से 5% ऑफ एक्स। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला। अब हम पढ़ने चलते हैं
वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट। तो जो आपने सुपरविजन चार्ज बोला था वही वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट होता है। वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट सभी लोग समझेंगे यहां पर ध्यान से। एस्टैब्लिशमेंट मतलब आदान प्रदान, एस्टैब्लिशमेंट मतलब कुछ बैठाना, सामंजस्य बैठाना, बोलते ना कुछ सामंजस्य स्थापित करो। तो एस्टैब्लिशमेंट एक ऐसा वर्ड है जिसको इकोनॉमिक्स में पैसे के आदान प्रदान को दिया गया है। तो एस्टैब्लिशमेंट का मतलब है दो लोगों के बीच में पैसे का आदान प्रदान होना, ठीक है, मतलब समथिंग रिलेटेड टू दी कैश। और वर्क चार्ज, वर्क चार्ज मतलब काम होने पर चार्ज करना। क्या चार्ज करना? कैश चार्ज करना, पैसे देना। किसी के काम खत्म होने पर उसको पैसे अदा करना। ठीक, अब समझो, जो भी प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट में कुछ न कुछ, हम ये बोल सकते हैं, कुछ ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व होता है, राइट। अब ह्यूमन रिसोर्स में तो अलग अलग होते हैं। जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं उस प्रोजेक्ट में, ठीक। और जब तक वो प्रोजेक्ट चलेगा तब तक वो लोग इन्वॉल्व हैं जो परमानेंटली इन्वॉल्व है उस प्रोजेक्ट के अंदर। और ऐसे भी तो कुछ ह्यूमन रिसोर्स होगा, यानी लेबर होगा, जो टेम्पररी होंगे। हाँ या ना? टेम्पररी के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? टेम्पररी के एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कोई सुपरवाइजर जो बेंगलोर से जिस कंपनी ने डिजाइनिंग भेजी थी बनाकर, वो उसको सुपरविजन करना है, डिजाइन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सुपरवाइजर। दूसरा हो सकता है आपका मुंशी, कोई टेम्पररी मुंशी मतलब चौकीदार जो होते हैं, या मुंशी के अलावा या आपका चौकीदार हो गया। ऐसे जो लोग हैं जो टेम्पररी चौकीदार हैं, ठीक। या कोई स्पेशल आर्टिसन, कारीगर, मतलब कि हमारा जो घर बन रहा था, सपोज मान लो सोबी का घर बन रहा है, ज्ञान प्रकाश का घर बन रहा है, और ज्ञान प्रकाश के पिताजी ने बोला कि हम तो हॉल में झूमर लगवाएंगे। अब झूमर जो है वो कहां मिलेगा? सपोज मान लो कि जो झूमर है वो कानपुर में अच्छा बनता है, सपोज इफ इन केस। तो कानपुर में एक कारीगर को फोन करा कि हमें झूमर बनवाना है, उसने बोला ठीक है हम बना देंगे, हमको 10 दिन चाहिए। घर बन रहा है, सपोज जो भी एग्जाम्पल समझो, वो आए कारीगर, वो आए, उन्होंने खत्म करा। अब जो ये परमानेंट स्टाफ होते हैं, इनको जो पैसे होते हैं वो मंथली सैलरी के रूप में दिए जाते हैं, ठीक। या फिर डेली वेजेस होते हैं। जो इसमें बड़े लोग होंगे जैसे इंजीनियर होंगे, कुछ इंचार्ज होंगे, वो सबका मंथली सैलरी होगी। और जो लेबर होगी उनका तो डेली वेज होगा ना, दैनिक भत्ता, ठीक। बट टेम्पररी स्टाफ, वो जो आया आदमी 10 दिन के लिए झूमर लगाने, उसने झूमर का काम करा, अब वो आप बोलेगा लो काम हो गया मैं जा रहा हूं कानपुर, तो क्या बोलोगे? हाँ ठीक है, तुम्हारे खाते में इस अगले महीने की 15 में डाल देंगे सैलरी। वो बोलेगा पागल पागल हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे आप चीज को समझ में आया। स्पेशल के बाद क्या लिखे हैं अंकित? कहां लिखा स्पेशल? स्पेशल आर्टिसन, आर्टिसन ARTISAN, कारीगर। आर्टिसन मतलब कारीगर। ज्ञान प्रकाश क्लास में है कि चले गए? चले। तो इनका जो भी पैसा होगा वो हमें अलग से कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा। और इनके वर्क को दे आर, सुनना ध्यान से, दे आर चार्ज टू वर्क डायरेक्टली। काम होने पर इनको डायरेक्टली पैसा दे दिया जाता है और इनके इसी पैसे को वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछेंगे एक एग्जाम में कि जो वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट है वो कब प्रोवाइड किया जाता है? वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट जो है
वो टेम्पररी स्टाफ का पैसा है। एक क्वेश्चन यहां से ये बनेगा, एक क्वेश्चन यहां से ये बनेगा, वो टेम्पररी स्टाफ का पैसा है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से स्टेटमेंट बना के पूछ सकते हैं, ठीक, या उसकी अंग्रेजी में परिभाषा पूछ लेंगे, इट इज चार्ज टू वर्क डायरेक्टली। ये कितना होता है ये आपसे पूछ सकते हैं। तो अभी आपको बताया मैंने कितनी वैल्यू होती है इसकी, 1.5 से 2% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। मटेरियल एंड लेबर की कॉस्टिंग का 1.5 से 2% वर्क का एस्टैब्लिशमेंट होता है। क्या सभी को यहां पे समझ में आया? वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट, ठीक। तो परमानेंट स्टाफ का जो पैसा है वो मंथली सैलरी पे या डेली बेसिस पर, टेम्पररी स्टाफ का पैसा मैंने एग्जांपल भी आपको दिए, आई होप आपको समझ में आया। तो हमारा वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट भी खत्म हो गया। आगे बढ़ेंगे लमसम चार्जेस के ऊपर, लमसम कॉस्ट के ऊपर। ये सभी ने नोट कर लिया था ना कि करना है अभी? जो कर रहे हैं जल्दी करें, फटाफट नोट अभी कर लिए। अगला समझिएगा, लमसम कॉस्ट। लमसम कॉस्ट क्या होती है? सुना ध्यान से, इट इज दी, लिखेंगे इट इज द कॉस्ट ऑफ लमसम आइटम्स। अब लमसम आइटम्स क्या होते हैं वो समझिए। आपका जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है, इसमें जो भी वर्क इन्वॉल्व होते हैं, ठीक, एक्चुअल में समझना, पूरा समझ में आएगा। वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वो होगा ऐसे वर्क जिनका क्वांटिटी एस्टिमेशन पॉसिबल होगा, ऐसे कुछ वर्क होंगे। जैसे कौन कौन से? जैसे कि मान लो ब्रिक वर्क है, ठीक, या जैसे कि आप मान लो आपका आरसीसी वर्क है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ ऐसे वर्क होते हैं बच्चों जो एक्चुअल में हुए तो है बट पहले से पता नहीं थे, जो जनरली नहीं होते, जो पहले से पता नहीं थे, तो वो तो कौन से हमारे अनफॉर्सिंग, और उनको हम किस में कंसीडर कर रहे हैं? उनका खर्चा कंटिजेंसी में, वो तो अलग चीज हो गई। बट यहां पर आप समझना, कुछ ऐसे भी वर्क इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जिनका क्वांटिटी एस्टिमेशन लगाना नॉट पॉसिबल। और इन्हें क्वांटिटी एस्टिमेशन लगाना पॉसिबल नहीं है, तो इन्हीं को लमसम आइटम बोलते हैं। लमसम आइटम, लंप एसयूएन, एलयूएनपी एसयूएन, लमसम आइटम्स, जिनका नहीं क्वांटिटी एस्टिमेशन पॉसिबल नहीं है, जिनका, जैसे कि बताऊंगा आपको, इलेक्ट्रिक फैंस, सैनिटेशन वर्क, नल फिटिंग, लाइट फिटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, प्लंबिंग कार्य,
इनका क्वांटिटी एस्टिमेशन पहले से करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जब आपका मकान बन चुका होता है ये सब काम बाद में किए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बनते 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 दौरान कई प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा क्यों सोचा गया वो समझ में, बनते बनते प्रॉब्लम आ जाती है तो कुछ चीजें डिजाइन, दीवार वगैरह पोजीशन चेंज करनी पड़ती, उससे लाइट फिटिंग पहले से कर दोगे या कुछ सोच लोगे। कोई चीज पहले से तभी सोच सकते हो जब वो चीज प्री डिफाइंड हो, प्री फिक्स्ड हो, जो मकान के बनने से कुछ चीजों में चेंज करने से चेंज ना हो, वो चीजें ये होती। बट ये जो चीज है ये आपका प्लम्बिंग सैनिटेशन ये तभी होता है मकान आपका प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुका, तभी ये चीज चेंज होगी। इसलिए इन चीज को हम पहले से कैलकुलेट नहीं कर सकते। सभी को समझ में आया क्या बोलो? ठीक है, तो ये लमसम आइटम्स है और उनकी जो क्वांटिटी है, उनकी जो कॉस्ट है उसको हम लमसम कॉस्ट बोलेंगे। अब लमसम कॉस्ट कितनी ली जाएगी वो मैं आपको आगे बताता हूं। लमसम आइटम्स के पहले एग्जांपल समझ लो। इनके एग्जांपल क्या है? इनका एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फैंस, उसके बाद प्लम्बिंग वर्क, प्लम्बिंग वर्क के बाद है सैनिटरी वर्क, फिर अगला है इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या सभी को इतना समझ में आए? इतना क्लियर है? नहीं, सेंटरिंग शटरिंग को तो हम पहले से कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतने। इनका जो लमसम कॉस्ट है वो सबकी अलग अलग कुछ पहले से निर्धारित है। इलेक्ट्रिक फैन की कितनी है? 4% ऑफ एक्स, एक्स क्या था बताया था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर। प्लम्बिंग वर्क के लिए 8%, सैनिटरी वर्क के लिए 8% और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी 8% ऑफ एक्स। सभी को समझ में आया? इन सबका अलग अलग इंडिविजुअली लिया जाता है इतना। पेंट इसमें नहीं आएगा बेटा, पेंट वेंट सब हम सब 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 कैलकुलेट कर सकते हैं। दीवार जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो पेंट कैलकुलेट करने में कौन सा रॉकेट साइंस है? इनको हम जान कुछ से कैलकुलेट नहीं करते, इनको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। नल तू बता कैसे करेगा? तू पेंट को एरिया में कैलकुलेट कर सकता है, तू पंखे कैसे गिनेगा बच्चे? तू पाइप कैसे गिनेगा ये बता, गिनेगा कैसे? पॉसिबल नहीं है। सैनिटरी वर्क है तो तू कितने वाटर क्लोजेट्स लगा रहा है, कितने वॉश बेसिन लगा रहा है, उनको कैसे क्या क्या करेगा ये बता। वहां लिखेगा 2 वॉश बेसिन, लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, हाइट इतनी। क्या उसकी जो कॉस्टिंग है उस पूरी चीज की, क्या वो अलग अलग आइटम्स पे डिपेंड करती है चीजों पर? और क्या अलग अलग आइटम को हम लेंथ फिट हाइट से उनके रेट से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए ये प्री डिफाइंड एक्सपीरियंस से पता है कि किसी भी मकान में, आपका कोई भी मकान है उसमें सैनिटरी वर्क जितना भी मटेरियल लेबर उसमें लगा है लगभग उसके 8% के आसपास बैठता है। सभी को समझ रहा है? पॉसिबल नहीं, इसलिए हम नहीं करते। पंखे पॉसिबल है? अरे मेरे बच्चे पंखे का कैसे करेगा तू, मुझे बता। तू पंखे में ऐसे दिखा, तू कैसे कर सकता है पंखे में नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। ये ऐसी एंटिटी है जिनका क्वांटिटी एस्टिमेशन करना डिटेल्ड वाइज, आइटम रेट वाइज, आइटम रेट कौन से समझते हो ना, क्वांटिटी निकालकर रेट में मल्टीप्लाई करना, वैसा पॉसिबल नहीं है। वो सब लमसम में आ गए। जिनको सुनो ना ध्यान से, लंप सम, इकट्ठे ऊपरी ऊपरी ले लो, मान लो, चीज को समझो, लंप सम मान लो, इसलिए ऐसा करते हैं। आई होप अभी समझ में आया होगा।
शिवम मिश्रा मैसनरी वर्क इसमें नहीं आता है। मैसनरी वर्क प्रभु वो जो बताया ना कि ऐसे वर्क जिनमें क्वांटिटी एस्टिमेशन पॉसिबल है वो उनमें करेंगे। लमसम वर्क में ऐसे आएंगे जिनका हमारा यूनिट रेट के बेसिस पे करना पॉसिबल नहीं। इसमें सर लिख लो आपको, दे आर द आइटम्स फॉर विच क्वांटिटी estimation on unit price basis is not possible। उनको लमसम में काम करा जाता है, जिनको इकट्ठा एक साथ कंसीडर कर सकते हैं। अरे यार तुम लोग तो पगले ही हो बिल्कुल, तुम कभी को सीख ही नहीं पाओगे। सत्यम त्रिपाठी कलर पेंट किसने आएगा बताया? कलर पेंट। अबे कलर पेंट तो तू दीवार पे करेगा ना भैया, कलर पेंट तो तू दीवार पे करेगा। दीवार का एरिया होता है, तो कलर पेंट का एरिया कैलकुलेट कर सकता है। बच्चे क्वांटिटी एस्टिमेट करना पॉसिबल है पेंट का, कलर का। मैंने बता दिया ना वर्ग 3 प्रकार के, एक वो जो हमें पता ही नहीं थे वो तो कंटिजेंसी में निकल गए। एक ऐसे जिनका करना पॉसिबल नहीं है क्वांटिटी, ऐसे अलग अलग यूनिट प्राइस बेसिस पर क्वांटिटी एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है, और एक ऐसे जिनका पॉसिबल है वो सब अलग है। ये पेंट यहां पर लिखा है क्या? नहीं लिखा, तो इसमें नहीं आएगा। चलो विक्की कुमार यानी दयाशंकर, ये नोट करें। ये विक्की कुमार भी अलग आदमी है। अन अकेडमी में जब था तो अलग नाम से पढ़ता था, दयाशंकर नाम से। अब इसका नाम कुछ और है। चलो ये बताओ सभी को समझ में आएगा? यहां पे जो चीज लिखी है बस उतनी। जैसे अब मान लो कि आप बोलोगे एसी, तो एसी भी इसमें आ जाएगा। ऐसे पूछो ना, एसी पूछो, ठीक है। ट्यूबवेल, कुआं खुदवाना, उसको इसमें डाल सकते हो। समझ में आ रहा है? तुम्हारी सोच ये क्यों नहीं है? तुमने अनअकैडमी में नहीं पढ़ा है, न्यू ईयर, तो फिर तुम दयाशंकर कौन से वाले? फिर तुमने हाँ क्यों करा के? दरवाजे की चिटकनी, बाप रे। अच्छा विक्की कुमार अलग है, विक्रम सिंह। दरवाजे की चटकनी, मूर्ख आदमी। हम यहां पर करोड़ों के प्रोजेक्ट की बात करें तो चटकनी में लगा हुआ है, उसको तो इसमें डालेगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तेरा दिमाग प्रिजर्व करवा के मैं इंग्लैंड की रानी के बाजू में रखवा देता हूं। दरवाजे की चटकनी को हम नंबर में काउंट कर लेंगे, वो सब केजी में काउंट हो जाती है। दरवाजे की चटकनी, दरवाजे के होल्ड फास्ट, वो सब उसमें आ जाता है। उन सबको हम मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। इनको भी नंबर में कर सकते थे, बट दिक्कत क्या है कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। फेम में नंबर काउंट इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि इनका जो चीजें होती है ना, ये नंबर कई बार चेंज हो सकते हैं। जैसे आप सोचो, कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता है, हम जब प्लॉट पे ऐसे खड़े होते हैं, प्लॉट बना नहीं है, तो हम सोचते हैं यहां पर एक पंखा आ जाएगा, वहां। कई बार क्या होता है ना कि हमने हॉल बनाया, अब जब अंदर आते हैं बनने के बाद वो चीज बड़ी लगती है। कई बार आपने सब महसूस किया होगा कि जब हम प्लॉट्स को देखते हैं खड़े वहां पर, तो हम बोलते हैं यहां से इतने में एक मकान बन जाएगा, वो छोटा लगता है। जब वो बनता है वो बड़ा लगता है। तो जब आपने सोचा तब आपने पहले 10 फैन गिन लिए, बाद में 20 फैन हो गए। तो जो चीज चेंज हो रही है उसमें क्या दिमाग लगाना? ये जो चीजें हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन, प्लम्बिंग, सैनिटेशन, ये मकान बनने के बाद उचित अवस्था में सोचे जा सकते हैं, इसलिए इनमें दिमाग नहीं लगाया जाता है और एक्सपीरियंस बेस पे इनकी कॉस्टिंग ले ली जाती है।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक बात समझना, आपसे क्वेश्चन जो आएगा लमसम का, वो पूछेगा लमसम में फेन का तो कितना बोलोगे, 5%, 4%, है ना। आपसे पूछा इलेक्ट्रिफिकेशन एंड वाटर सप्लाई पर, वाटर सप्लाई मतलब प्लम्बिंग, ठीक है, प्लम्बिंग, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इलेक्ट्रिक फैन का पूछा 4%, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड वाटर सप्लाई का पूछा, वेरी गुड कीर्ति, 16% एंड बोला है। आपसे पूछा इलेक्ट्रिफिकेशन और वाटर सप्लाई, अब क्या आंसर क्या होगा, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, मतलब क्यूएससी के अंदर भी कॉन्सेप्ट बैठे हैं और ये क्वेश्चन में मन से नहीं बना रहा, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, तो मेरा काम है आपको अवगत कराना, मेरा काम है आपको सोच देना वहां तक कि आप वहां से भी क्वेश्चन भी लगा पाओ। एंड लिखा है तो वो जोड़ना है, और लिखा है तो या तो इसका या तो उसका कितना लेते हैं 8%। क्लियर है सभी को यहां तक। चलिए ऐसा नोट लगा लो फटाफट, अपने अपने नोट्स में नोट लगा लो ऐसा। आगे बढ़ेंगे। तो अब यहां से आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया सभी बच्चों को क्या। अब देखो ज्ञान प्रकाश समझना, जो भी हमारे पास बच्चों एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, मजाक मजाक चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप बताओ, आपके चीजें क्लियर हो रही, समझ में आ रही। जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसमें जो भी अलग अलग वर्क इन्वॉल्व होगा, रिसोर्सेज अलग चीज होती है, रिसोर्सेज अलग चीज है। रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के, वो आपको मैंने बताया था। एक तो होगा आपका मटेरियल, दूसरा होगा लेबर, और अगला होगा टूल्स एंड प्लांट्स, ठीक, मशीनरी। वर्क इन्वॉल्व अलग चीज है। वर्क इन्वॉल्व का मतलब है आपके अलग अलग आइटम्स, वर्क इन्वॉल्व, या उनको हम आइटम्स भी बोल सकते हैं, आइटम्स ऑफ ए प्रोजेक्ट। समझ में आया क्या बोला। तो अब वर्क को या आइटम को लेबर से या सीमेंट सैंड ग्रेवल से कंपेयर करने की कोशिश मत करना, ये अलग चीज है। वर्क या आइटम को क्या क्या बोल सकते हैं, जो कार्य उसमें आ रहे हैं जिससे वो प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होगा, जैसे कि अर्थ वर्क, जैसे कि बताओ आप लोग आरसीसी वर्क, जैसे कि आरबी वर्क, जैसे कि प्लास्टरिंग वर्क, जैसे कि पेंटिंग वर्क, अरे भैया जैसे कि चिटकनी, चिटकनी को हम डाल देंगे स्टील वर्क के अंदर। अरे भैया जैसे कि वुडन एंड फर्नीचर वर्क, ये पेंटिंग भैया यहां लिखी हो तो बाद में बोलोगे भी पेंटिंग काय में आएगी, पेंटिंग जो है पेंटिंग पेंटिंग में आएगी। चिटकनी, रेलिंग्स, दरवाजे के कब्जे, हैंडल, होल्ड फास्ट, रिवेट, बोल्ट, स्टील वर्क में आते हैं। जाली लोहे की, वो सब उसमें आते हैं। आरबी वर्क, तो मेरे बच्चे ये क्या लिखा हुआ है, ये अफगानी भाषा में आरबी लिखा हुआ है, ये लिखा तो आरबी, और कैसे लिखो आरबी, ठीक, आरसीसी वर्क, वुडन वर्क, ऐसे एन नंबर ऑफ ढेरों अलग अलग वर्क्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सभी को समझ में आया वर्क एंड आइटम्स क्या होते हैं। व्हाट इज चिटकनी, अच्छा आरबी वर्क का मतलब पूछ रहा है, मच्छर वाली जाली वाले गेट, हाँ ये आरबी वर्क पूछ, ऐसा मतलब पूछ रहा है, सॉरी मेरी मिस्टेक है। आरबी वर्क का मतलब है बेटा रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क। जैसे कभी बेटा तुमने सुना है कि जो लेंटेल होते थे, लेंटेल पुराने जमाने में जो ओपनिंग पे दिए जाते थे, उनमें ईंटों के साथ में सरिया भी रखते थे, ईंटों के साथ में सरिया,
है ना, उसको आरबी वर्क बोलते हैं, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क। आजकल नहीं होता, पहले होता। चलिए अगली चीज यहां पर एक बच्चे ने शायद कुछ सवाल पूछा था, लिंटर नहीं होता बेटा, वो लिंटेड होता है। लिंटर नहीं बोला, हम इलेक्ट्रिकल नॉलेज थोड़ी। अच्छा, एक ने पूछा है छिटकनी क्या होता है। यह मुन्ना सिंह है। कुंदा कुंदी चालू हो गया बिल्कुल। अरे छिटकनी मतलब दरवाजे के ऊपर नहीं होता वो लगाने का। ऊपर जो गेट लगाने के लिए जो होती है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी को इतना समझ में आया। अब यहां पर समझिए, जितने भी हमारी डिफरेंट वर्क होते हैं, आपने लमसम चार्ज समझ लिए, कंटिन्यूटी समझ लिया, आधे टके वर्क समझ ली। अब ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क हैं, इनका हमें एस्टिमेशन करना है। आपको समझ में आया? तो आपको ये क्लियर है कि स्टेज 2 एस्टिमेट के अंदर जब हमने मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी करना था स्टेप 1 के अंदर डिटेल एस्टिमेट के लिए, तो यूनिट किसको किस में नापना है वो पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो भी हमारे डिफरेंट वर्क हैं और आइटम्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अब हम यहां पर पढ़ने जाएंगे हमारे चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, व्हाट आर डिफरेंट वर्क्स और आइटम्स इन्वॉल्व इन ए बिल्डिंग प्रोजेक्ट। हम मेनली एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट। इनको हम समझेंगे, साथ में पहला भी समझ जाएंगे और साथ में उनका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है एंड उनका यूनिट्स ऑफ पेमेंट क्या है, इनको हमें समझना है। समझ में आए? ये अगर हमने पढ़ लिया तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब इस चैप्टर के हमारे 2 लास्ट क्वेश्चन बचे और साथ साथ में पढ़ेंगे। जो आइटम पढ़ेंगे उसका यूनिट भी साथ में पढ़ लेंगे। तो साथ साथ में शिवम मिश्रा, मजाक एक लिमिट तक होना चाहिए, ठीक है। और तुम्हें छिटकनी नहीं पता है तो कोई जरूरत नहीं, उससे तुम्हारा क्यूरेसी में कोई नहीं हटेगा। तो छिटकनी नहीं पता तो मुझसे पूछ लो छिटकनी हिटकनी क्या होती। घर में घुस की छिटकनी से मारूंगा तुमको। कंफ्यूजन अगर तुम्हें तो तुम्हें उनका कौन सा तुम्हारा क्यूरेसी रुक जाएगा उससे। तुम्हें दरवाजे के ऊपर नहीं होता, वो दरवाजा होता है यहाँ पर, हैंडल होता है दरवाजे का, या ऊपर या ऐसा बना होता है वो निकला हुआ, उसको ऊपर उसमें वो लगाते हैं ऊपर ऐसे करके, ये छिटकनी होती है। दिस इज नोन है छिटकनी। इज प्रूफ। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे को तो पद्मश्री मिलना चाहिए बेटा। हो ये ध्यान रखना, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो कम से कम तुम 50-60 लोग जो हो, कम से कम पीएम से, जो भी पीएम हो उस समय, एक बार रिक्वेस्ट तो करना। वो देंगे तो बात की बात है।
कि सर वो जो सर थे वो अच्छे थे, सर ने एक बार है ना बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करा और एक ने टेक्निक पूछा तो उन्होंने टेक्निक बना के भी बताई थी। तो बोलना तो सही, बोलने में क्या दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी को इतना क्लियर है बच्चों? ठीक। अब मैं आपको आज सारे आइटम्स भी स्टार्ट करूंगा, बट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में मैं आपको समझाता हूं। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? डिफरेंट आइटम्स का। कितने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है? जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है बच्चों, वो पहली है आपकी क्यूबिक मीटर। दूसरी जो है, मतलब जो वर्ग है उनको अलग अलग हमने उसमें डाल रखा है। जैसे एक है वॉल्यूमेट्रिक वर्ग, दूसरा जो है वो है एरियल वर्ग, तीसरा जो है वो है लीनियर वर्ग, चौथा जो है वो है ग्रेविमेट्रिक वर्ग, और अगला पांचवा जो है वो है नंबर। ये इतने 5 प्रकार के यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है। ये देखो क्लास में वकील साहब भी आए हुए हैं, पंकज द्विवेदी। लोकल लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं इसलिए कंफ्यूजन होता है। ठीक है। दरवाजा तो दरवाजा होता है ना, दरवाजे को लगाने के लिए। 4th नंबर पे क्या लिखा है? 4th नंबर पे लिखा है बेटा ग्रेविमेट्रिक वर्ग। ग्रेविमेट्रिक, ठीक। वॉल्यूमेट्रिक वर्ग क्या होते हैं वो समझना। ऐसे वर्ग जो वॉल्यूमिनस वर्ग है, ठीक। ऐसे कार्य जिनमें लेंथ, विड्थ और डेप्थ उन वर्ग की वेरी कर सकती है। अलग अलग स्टेट टू स्टेट एंड सिटी टू सिटी उन वर्ग की फिक्स नहीं होती है, वो वेरी कर सकती है। और ऐसे वर्ग को हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। ग्रेविमेट्री का मतलब बता रहा हूं। ग्रेविटी मतलब वजन, वजन। अगला एरियल वर्ग। ऐसे वर्ग बच्चों जो सतह कार्य है, सरफेस वर्ग है, जो सतह पे किए जाते हैं, जिसको फील कर सोचकर आपको सरफेस इमेजिन हो। जैसे पेंट, अब खुदाई कार्य है तो ऑब्वियसली बात है वो तो वॉल्यूमिनस वर्क लग रहा है, खुदाई कार्य। दीवार बनाना ईंटों की, इसमें आएगा, कॉमन सेंस वाली बात है। आरसीसी वर्क वॉल्यूमिनस वर्क, बट प्लास्टर एरियल वर्क, पेंटिंग एरियल वर्क, दरवाजे पर पेंट करना एरियल वर्क, दरवाजा इस तरह से। समझ में आया? एरियल तो वहां विप्लव मजाक नहीं, ये वो वाला एरियल नहीं है। एरियल एरिया वाला एरियल, हवा वाला नहीं। मैं फिर बोल दूंगा अभी कुछ तो बुरा लग जाएगा फिर। सरफेस वर्क, ये ऐसे वर्क होते हैं जिनमें एनी वन डायमेंशन, कोई भी एक स्पेसिफाइड होता है। समझ रहे हैं? पूरे इंडिया में या किसी भी स्टेट में वो कार्य की एक कोई डायमेंशन को फिक्स कर दिया जाए, निर्धारित। जैसे डीपीसी वर्क, डीपीसी में कंफर्म है कि थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर होगी, सभी को पता है। बच्चा बनते जन जानता है ये वाली बात, आपको नहीं पता होगी, आप बच्चे नहीं इसका है, पर बच्चे को सबको पता होता है कि डीपीसी का 2.5 सेंटीमीटर थिक होगा। ऐसे कार्य को एरियल वर्क बोलते हैं और उनको मीटर स्क्वायर में नापा जाता है।
क्लियर है सभी को यहां तक? मैं आपको आगे समझाऊंगा, एग्जाम्पल भी अब दूंगा आगे, अभी खाली समझना है। लीनियर वर्क, ऐसे वर्क जिनमें कोई भी दो डायमेंशन जो क्या है वो फिक्स्ड है, ठीक। तो ऐसे जो वर्क है इनको रनिंग मीटर में मेजर करते हैं। काय में करते हैं? रनिंग मीटर। ग्रेविमेट्रिक वर्क, ऐसे वर्क जिनमें वेट कंसीडर किया जाता है, जैसे स्टील एक्सेट्रा, जब लोहे की बात करेंगे, और इनको जो मेजर करते हैं वो करते हैं हम क्विंटल में या फिर केजी में। इतना समझ में आया? और नंबर के अंदर यहां पर इनको हम नंबर बेसिस पर ट्रीट करते हैं। और इनका एग्जांपल जैसे सपोज मान लो कोई आपका नल हो गया या वाटर क्लोजेट्स हो गए, समझ रहे? वाटर क्लोजेट्स, वॉश बेसिन, ये सब नंबर में काउंट होगा। ग्रेविमेट्रिक एग्जांपल जो है स्टील। लीनियर वर्क का एग्जांपल क्या हो गया? पाइप, वायर एक्सेट्रा। एरियल वर्क का एग्जांपल क्या हो गया? प्लास्टरिंग, पेंटिंग। इसका एग्जांपल क्या हो गया? ब्रिक वर्क। और भी कई सारे एग्जांपल हम आगे समझेंगे। पहले बताओगे सभी को याद है? कितना क्लियर है? रनिंग मीटर वाले का जो एग्जांपल है वो गया पाइप, वायर, ये सब इसमें आ जाएगा। और भी कई सारे धीरे धीरे समझ में आएगा, सारे अभी नहीं बता पाऊंगा, ठीक। कॉर्निस, अब कॉर्निस क्या होता है वो पता ही नहीं, इसलिए भी बताऊंगा। टाइल्स ऑब्वियसली बात है, चंद्रपथा स्क्वायर में आएगा, एरियल वर्क में आएगा। क्या सभी को इतना क्लियर है? यहां तक समझ में आया? चलिए, तो आज तक हम यहीं तक रखेंगे। इसके बाद कल वाली क्लास में हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। इतना तो आपने जनरली इतना आपको समझ में आता है, ठीक। यहां से इस क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे वो बताऊं। क्वेश्चन ये आते हैं वॉल्यूमेट्रिक वर्क है में नापोगे, ये तो आपको पता है, जनरल समझ में आता है। इसकी डेफिनेशन भी पूछते हैं कि जो वॉल्यूमेट्रिक वर्क है उसमें कौन कौन से वर्क लेंगे। तो जो बात मैंने लिखी इसको वो स्टेटमेंट में पूछते हैं अंग्रेजी के अंदर, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इतना क्लियर है सभी को यहां तक? क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास हम यही तरह रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक। सभी को समझ में आए यहां तक? आज क्या बोलना है? क्या बोलना है आज तुमको? बोलो क्या बोलना है? ठीक है, आप लगा लो, मुझे थोड़ी देर बाद मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में क्या बोलना? अरे आज कुछ नहीं बोलना है, डाटा बहुत खत्म होता है बेटा, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। बट देखो प्रॉब्लम क्या है कि आप चीज समझो। मैं अब आप लोगों से क्लियर कट बात यहां पे करना चाहता हूं, एक चीज समझिएगा। डाटा कम कंज्यूम हो, देखो आप यहां पर देखो क्वालिटी कैसी आपको मिल रही है, क्वालिटी अच्छी मिली। आपने कितना पे करा? आप बता, आपने कितना अमाउंट पे करा? बहुत लिमिटेड अमाउंट मुझे पे किया होगा। और आप सब समझो कि ऐसी कौन सी फॉरेन इन्वेस्टर है या इंडिया के ऐसा कौन सा बड़ा इन्वेस्टर है जिसने मुझे इन्वेस्ट किया? कोई भी नहीं है ऐसा जिसने मुझे इन्वेस्ट किया। आप जानते हैं कि ऐसा एक पर्टिकुलर क्वालिटी के अंदर, अच्छी क्वालिटी में लैगिंग ना हो, ये सारी चीजें अनअकैडमी के पास में ऐसी एप्लीकेशन मैं मानता हूं, मना नहीं करता,
चार्जेस भी बहुत कम है, मैं मानता हूं, मैं मान रहा, बहुत नॉमिनल चार्जेस है, मैं मान रहा। आप लोगों ने वहां पर पढ़ा, हमारे आने के टाइम हमसे भी पढ़ा, हमारे पहले भी कुछ लोग वहां ऑलरेडी थे और हमारे बाद में भी वहां पर हैं। अब आप बताओ कि उनके पास में फेसबुक ने उन्हें फंड दे रखा है और भी अच्छे बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर ने उन्होंने फंड दे रखा है, तो उन्होंने उस फंड से कुछ पैसा लगाकर एक एप्लीकेशन क्रिएट करी। क्या आप बताओ मेरे लिए ऐसी एप्लीकेशन क्रिएट करना पॉसिबल है या नहीं? नहीं। तो यह तो दो ऑप्शन है, 3-4 ऑप्शन आ सकते हैं। या तो मेरे पास जितना एनर्जी है, रिसोर्सेस हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ कॉस्ट रखकर आपको पढ़ा सकता हूं। संपूर्ण बैच का भी मैं चीजें लेकर आया और मैंने काफी बच्चों को फ्री में हम पढ़ाई है। ठीक। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास कि मैं कोई इन्वेस्टर ढूंढ लूं, जो कि पॉसिबल नहीं। तीसरा ऑप्शन क्या है, मैं जीवन में पढ़ाना बंद कर दूं, मैं ये फील्ड छोड़ दूं और ये सोच लूं कि ये फील्ड मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि आजकल चैलेंजेस आ चुके हैं। आजकल बच्चा उसी के पास में पढ़ेगा जिसके पास डिजिटल बोर्ड है, जिसकी एप्लीकेशन पे लैग ना हो, ठीक, जिसके पास 15-20 लोगों की टीम हो, जो कम कंटेंट को भी अच्छा दिखा दे। और ऐसा कर कर मैं अपने आप का अपना पूरा जीवन खत्म कर दूं। एक ऑप्शन मेरे पास ये बचता है, मैं डीमोटिवेट हो जाऊं। बहुत सारी पॉसिबिलिटी कि मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है। या फिर अगला ऑप्शन है, मैं आपके सब में मोबाइल में डेटा पैक डलवा दूं, बढ़वा दूं, आपके यहाँ पे कनेक्शन लगवा दूं। आप बताओ मेरे लिए क्या पॉसिबल है? आप मेरी जगह होते तो क्या करते? आप लोग मुझे बताओ, आप क्या करते हैं? मैं आप लोगों को सवाल पूछता हूं, आप लोग कई बार बोलते हैं क्लास में, आप में से पहली बार ऐसा होगा, देखो 50 बच्चे यहां पर हैं, किसी भी लेक्चर के अंदर आप थे कभी इतने बच्चे? नहीं थे। ये आप लोग सोचो, आप लोग इस एक समस्या के अंदर आप लोगों के पास एक परेशानी है, तो सोचो हमारे पास कितनी परेशानी होगी। हमारे यहां पर तो इस टाइम पे जब हमने फ्री क्लासेस का जब कॉन्सेप्ट लॉन्च करा तो हमारी टीम में से कई लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया। स्टिल में उन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए, किसी पे एक्सप्रेस ना करते हुए, स्टिल में क्लास में एकदम खुशी खुशी पढ़ाता। सोचने में दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं कि जिस टीम को मैंने खड़ा किया, जिस टीम को मैंने हर टाइम सपोर्ट दिया, वो टाइम, जिस टाइम पर वो टीम को साथ देना चाहिए, वो टीम आज पैसे की बात करने में पीछे हट गई। ऐसी कई सारी चीजें हैं। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ यही चीज बताना चाहता हूं कि छोटी मोटी चीजें जो नेट की है वो सब चीजें छोड़ो, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा नेट की जो चीजें हैं, डेटा पे के उसको बढ़ाओ। क्लियर है? सभी को इतना क्लियर है क्या? ठीक है। तो अगर आपको हम क्लासेस के अंदर आने का इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोगों को हमने कई बार देखा, आप लोग बोलते हैं सर कोर्स नहीं है, सर वो पढ़ना है, सर ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। इसके अंदर संपूर्ण बेस लॉन्च करा, इस टाइम पे हम आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, बट आप लोग ढंग से ना तो क्लास में आते। टॉस की क्लास में मैंने 10-10 बच्चों को पढ़ाया, ये मुझे पता है। क्यों? क्या आप सभी लोगों को टॉस आता है? नहीं। फिर क्यों नहीं पढ़ा आप लोगों ने? क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं बिजी थे, आपके पास डेटा बैग नहीं है। अरे डेटा बैग नहीं, डेटा बैग को बढ़वा लो, चीजें कुछ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। चलिए, तो आई होप आप सभी को यहाँ पे समझ में आया होगा। सेशन में ज्वाइन होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं कल ठीक रात में 8 बजे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस। और ये ध्यान रखना कि सेशन को रेगुलरली ज्वाइन करना। इवन केस कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती, देन आई विल बिना एक्सप्लेनेशन के मैं क्लास में से उसको स्टूडेंट को बाहर कर दूंगा।
थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस, मिलते हैं कल 8 बजे। गुड नाइट। हाँ 4 बजे वाली सारी क्लास रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, सारी क्लासें रहेगी प्रॉपर।